जेई मेन की फिजिक्स का अप्रॉक्स 10.5% कवर करता है थर्मल फिजिक्स। और अगर तुमने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो तुम मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर को छोड़ के जाने वाले होगे। बट ट्रस्ट मी, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ऐसा तुमने बहुत लोगों को बोलते सुना होगा कि थर्मल फिजिक्स बहुत ज्यादा वेटेज का चैप्टर है, उसे छोड़ के जाने की गलती तो बिल्कुल मत करना। बट इसके आगे कोई नहीं बताता कि इतने कम टाइम में हम इतना बड़ा चैप्टर आखिर कवर कैसे करें। उसके लिए फिर तुम यूट्यूब पे सर्च करते हो और तुम्हें बतेरे वन शॉट्स मिलते हैं। बट उन वन शॉट्स में भी क्या है, वो 10 से 12 घंटे के होते हैं। और वो कुछ नहीं है, रेगुलर लेक्चर्स को ही मर्ज करके तुम्हें दे दिया गया है कि ये देखो वन शॉट, इसको कर लो। बट 10 से 12 घंटे की थ्योरी, वो भी एग्जाम के जस्ट 30 दिन पहले डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, और इसके बाद तुमने सॉल्विंग तो अभी की ही नहीं है। तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। और अल्टीमेटली तुम अगर उसको देखते भी हो तो वो वेस्ट जाता है, और तुम मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव मार्क्स स्कोर करते हो अपने एग्जाम के अंदर। तो तुम बोलोगे भैया अब हम क्या करें, क्या हम इसको छोड़ दें, या कोई और तरीका है जिससे हम कम से कम टाइम में इसको पढ़ सकते हैं और इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अपनी जेई प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने भी सेम प्रॉब्लम फेस करी थी। जो चैप्टर्स मैंने छोड़ रखे थे, मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि क्या मैं इन्हें कंप्लीटली छोड़ दूं, या फिर मैं ये वन शॉट्स देखूं 10 से 12 घंटे के। तो देखो यार, दोनों ही बेकार है, क्योंकि अगर तुम बिल्कुल छोड़ देते हो तो तुम बहुत इजी मार्क्स छोड़ दोगे। और अगर तुमने वो 10 से 12 घंटे के वन शॉट्स देखे तो तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठेंगी नहीं, प्रैक्टिस के लिए टाइम बचेगा नहीं, और उसके बाद भी तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर। तो तुम बोलोगे भैया अब फिर हम क्या करें। तो देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ कि अगर तुम्हें केवल ये तीन फॉर्मूले आते हो, एक मिनट सॉरी, अगर तुम्हें केवल ये तीन फॉर्मूले आते हो तो तुम्हारा 30% ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डन है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अपने आप में थर्मल फिजिक्स का 36% है। तो तुम समझ रहे हो, तुमने एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर लिया अगर तुम्हें केवल ये तीन फॉर्मूले आते हो। तो इसी चीज को ध्यान में रख के मैंने पिछले 6 साल के जेई मेन के पेपर्स को एनालाइज किया है, और तुम्हारे लिए ये सीरीज बनाई है जिसमें मैं तुम्हें विद इन 60 to 90 मिनट्स एक एक चैप्टर, ये जो चार चैप्टर है तुम्हारे थर्मल फिजिक्स के, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, फिर केटीजी, फिर थर्मोडायनेमिक्स और फिर हीट ट्रांसफर, विद इन 60 to 90 मिनट्स तुम्हें इतना पढ़ा दूंगा कि तुम 90% ऑफ क्वेश्चंस इसके जेई मेन के अंदर अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये सारा तुम्हें विद प्रूफ मिलेगा, तुम्हें इस पूरी सीरीज में आगे डेटा मिलता चलेगा कि किस तरह के कितने क्वेश्चंस आए हैं। काफी डिटेल में मैंने तुम्हारे लिए सारी एनालिसिस की है। तो इसकी थर्मल एक्सपेंशन वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, अगर तुमने अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लो। अब सेकंड वीडियो में आज हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। तो यार आगे बढ़ते हैं और तुम्हें सारा डेटा दिखा देते हैं। ये है तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें 84 क्वेश्चन आए हैं 2020 से 24 के अंदर। अब इसमें देख सकते हो ये तुम्हारे 10 सब टॉपिक्स होने वाले हैं जिनको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और इनके सामने मैंने इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 से 24 के अंदर विद देयर वेटेज, विद देयर परसेंटेज वाइज वेटेज तुम्हारे लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इसको तुम एक बार देख सकते हो। ठीक है। फिर ये आता है तुम्हारा जेई मेन 2025 का डेटा, जिसमें मैंने तुम्हारे लिए मेंशन कर दिया कि केटीजी का वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा क्या अच्छा खासा कम हुआ है। बट ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज बढ़ा है, क्योंकि इधर वेटेज बढ़ेगा तो आगे के दो वीडियो तुम्हारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इतनी सारी मेहनत के बदले मुझे तुमसे क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस तुम्हारा सपोर्ट। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो यार। कमेंट्स में एक हार्ट जरूर ड्रॉप करना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है, और अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ एटलीस्ट जरूर शेयर करना अगर तुम्हें वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगती है तो। तुम लोगों के सपोर्ट से ही ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और साथ में कमेंट भी कर देना कि अगली वीडियो तुम्हें किस चैप्टर के ऊपर चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है आइडियल गैस। आइडियल गैस, तुम कोई भी ऐसी गैस को आइडियल गैस कह सकते हो जो कि इस इक्वेशन को ओबे करती है, जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी हो गया प्रेशर, वी हो गया वॉल्यूम, एन हो गया मोल्स, टी हो गया टेम्परेचर, और आर होगा तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है तुम्हारी पॉइंट, सॉरी, यहाँ पर जो लिखी है ये है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा है, इससे अच्छा तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, पर मोल पर केल्विन। ठीक है। और एक और वैल्यू होती है जो तुम्हें काफी यूज में आती है, जब तुम्हें प्रेशर, अगर ये प्रेशर पास्कल में दिया तो तुम ये वाली वैल्यू यूज करोगे। अगर तुम्हें प्रेशर एटीएम में दे दिया तो तुम क्या करोगे, तो उसके लिए एक और वैल्यू होती है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में प्रेशर किस पे दिया है, पास्कल में तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे, और अगर एटीएम में तो हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं तुम्हारे गैस लॉज। गैस लॉज कुछ नहीं है, इसी पीवी इक्वल टू एनआरटी पर बेस्ड है बेसिकली। बेसिकली पहले ये लॉज आए थे, उसके बाद उसी से ये इक्वेशन बनी थी। ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा बॉयल्स लॉ, जो कि कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इसी इक्वेशन में देख सकते हो कि अगर तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट कांस्टेंट कर दो, और मोल्स हमको स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट लेके चल ही रहे हैं, आर कांस्टेंट है ही। ठीक है। तो ये पूरा आरएचएस तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बस नाम से पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट की बात हो रही है, मतलब बॉयल्स लॉ। और अगर टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट है, इस इक्वेशन में करके देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल।
सेकंड आता है तुम्हारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ पे बस ये इसी इक्वेशन पर बेस्ड है ये भी। इसमें हम बोलेंगे प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देख सकते हो ये कांस्टेंट हो गया, इधर ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ गया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। अब ऐसा नहीं है कि पहले ये इक्वेशन आई और फिर ये आए, पहले ये लॉज आए थे, इन्हीं पे बेस्ड ये इक्वेशन बनाई गई। बट अब तुम इनको नाम से, क्योंकि तुम्हें अगर जेई के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तुमसे डायरेक्टली पूछ सकता है चार्ल्स लॉ का मतलब क्या हुआ भाई। तो तुम ये याद रख सकते हो, अगर तुम्हें ये इक्वेशन याद है और साथ में तुम्हें ये याद है चार्ल्स लॉ का मतलब है प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, तो तुम अपने आप बोल सकते हो भाई कि ये प्रेशर इधर ले जाओगे तो v इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी आएगा, यानी कि ये पूरा एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो बस ये हो गया। फिर आएगा तुम्हारा गेल स्टैक्स लॉ जो बोलता है कि v इक्वल टू कांस्टेंट तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस यही है, तीन लॉज, इनको ध्यान रख लो, बस नाम ध्यान रखो। इन पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते, बट एक बार देख लो कि कभी कभी आ भी जाते हैं। अब इन्हीं के पीवी पीटी और वीटी डायग्राम बनाए हुए हैं हमने तीनों लॉज के। पहला है बॉयल्स लॉ जिसमें टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट है, तो पीवी डायग्राम देखोगे तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरीके का ग्राफ तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर वीटी डायग्राम में देखोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर की कोई एक कांस्टेंट वैल्यू, ये हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है। सिमिलरली पीटी डायग्राम में भी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये दिख गया तुम्हें। ठीक है, अगला आ गया तुम्हारा चार्ल्स लॉ, जिसमें तुम बोलोगे प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो पीवी डायग्राम में अपने आप दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम को कुछ भी करते रहो वही है। ठीक है, फिर अब प्रेशर कांस्टेंट है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो वीटी डायग्राम कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये रहा, सिंपल। और फिर पीटी डायग्राम बनाओगे तो अगेन प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसा। थर्ड आ गया तुम्हारा गेल स्टैक्स लॉ, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। पीवी डायग्राम में देखो वी कांस्टेंट है, ये रहा। वीटी डायग्राम में भी क्योंकि वी कांस्टेंट है, ये रहा। ठीक है, और अगर तुम पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी करते हो तो पीटी डायग्राम कैसा मिलेगा तुम्हें, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा इस तरीके का। ठीक है, बस सिंपल यही होते हैं। अब इतने पर बेस्ड तुमसे प्रॉब्लम्स कैसे पूछी जाएगी, है ना, तुम्हारी आइडियल गैस इक्वेशन और गैस लॉस पर। तो ये तुम्हारे टाइप से प्रॉब्लम आ सकते हैं। पहला है डायरेक्ट फार्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना होगा। ठीक है, दूसरा ये डायमेंशनल एनालिसिस, ये क्वेश्चन बहुत आता है, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डायमेंशनल एनालिसिस का ये वाला क्वेश्चन मतलब एज इट इज रिपीट होता है। ठीक है, तो ये अभी हम करेंगे। ठीक है, और थर्ड है तुम्हारा मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर दिया है तो उसमें हम एन टोटल लिख के पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे लगाते हैं अभी हम देखेंगे। ठीक है, तीन टाइप हो गए। चौथा आएगा तुम्हारा पीवी इक्वल टू एनआरटी में रेशियो प्रॉब्लम, मतलब कुछ रेशियो पूछ लेगा प्रेशर का या टेम्परेचर का, वो भी हम देखेंगे आगे। पांचवा है तुम्हारा, अच्छा ये बहुत कॉमन टाइप्स नहीं है दोनों, पांचवा और छठा। ठीक है, ये तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है 2020 और 2000 ये भी 21 में आ गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे बट फिर भी कर लेंगे। ये यूनिक टाइप्स हम सारे कवर कर रहे हैं जितने पूछे गए, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये भी ले लिया, वरना मैं इनको छोड़ सकता था क्योंकि ये उतने रिपीट नहीं होते। तो ये दोनों भी अभी हम देखेंगे। एक में तुमसे बोला है कि अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो कितना प्रेशर चेंज करने पर कितना वॉल्यूम चेंज होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी देखोगे तुम। और आखिरी है कैलकुलस बेस्ड, कि इसी इक्वेशन में कैलकुलस का यूज करेंगे हम, डीपी बाई डीवी वगैरह लिखेंगे, कैसे करेंगे अभी देखते हैं। चलो, और फिर एक और है तुम्हारे पास टाइप, कि अगर तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, ठीक है, और वहां पर तुम्हें पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है, तो तुम कैसे लगाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अभी तक बात नहीं की है, हमने बात की है प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो कैसे लगाओगे वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये आज तक के सारे पूछे हुए टाइप इसमें हमारे कवर हो जाएंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी के। चलो, पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि पीटी डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस गिवन। ठीक है, ये पीटी डायग्राम गिवन है, रो वन रो टू रो थ्री आर द डेंसिटीज। ठीक है, तो ये डेंसिटीज गिवन है तीन अलग अलग गैसेस के लिए। तो हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या है, मतलब डेंसिटीज को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाए भाई, हमें तुरंत याद आना चाहिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीटी डायग्राम बनाया ना। ठीक है, ये हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी इक्वल टू एन आर टी बाई वी। ठीक है, बट इसमें अब हम डेंसिटी कहाँ से लाएं, डेंसिटी क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो और मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, ये दोनों चीजें तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। यहाँ पर पुट कर दो मोल्स की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से P इज इक्वल टू एम बाय एम आर टी बाई वी, है ना, मोल्स को मैंने एम बाय एम रख दिया। एम बाय वी क्या हो जाएगा, सिंपल तुम्हारा रो हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ रो आर टी बाई कैपिटल एम, प्रेशर की वैल्यू। अब ध्यान से देखो कि प्रेशर और टेम्परेचर ही वेरी कर रहे हो, कि आर कांस्टेंट है। ठीक है, रो अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, और एम भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो जिसका रो ज्यादा है, यहाँ से तुम देख सकते हो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आ रहा है, या ऐसा कह सकते हो, एक सेकेंड, सॉरी, पी इक्वल टू रो आर टी बाई एम आ गया तुम्हारा। तो अगर मैं रो को बढ़ाऊंगा, है ना, तो ओवरऑल क्या होगा, ये टी के साथ का जो टर्म है ये बढ़ेगा, यानी कि क्या बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, है ना।
तो जिसके लिए रो ज्यादा होगा उसके लिए स्लोप भी ज्यादा होगा, तुम ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा दिख रहा है, फिर इसका स्लोप है, फिर इसका स्लोप है। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? रो वन, फिर होगा रो टू, फिर होगा रो थ्री। तो यहां से तुम कह सकते हो कि रो वन ग्रेटर देन रो टू ग्रेटर देन रो थ्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी देखो अपने आप ही गलत दिख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वो डायमेंशन एनालिसिस वाला क्वेश्चन है जो मैं तुमसे कह रहा था कि बार बार पूछा जाता है। देखो इसमें दिया है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ रियल गैस इज गिवन बाय दिस। अब लोग रियल गैस देख के डर जाते हैं, बट एक चीज समझो, इसमें कहीं रियल गैस कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा। रियल गैस तो तुम्हारा फिजिक्स में होता भी नहीं, गैसीय स्टेट चैप्टर में होता है, वो भी शायद इस साल जेई मेन से हटा दिया गया है, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में। तो पी वी टी आर प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली एंड आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ए बाई बी स्क्वायर बताना है। अब ध्यान से देखो कि ये जो पूरा टर्म है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या प्रेशर की डायमेंशन नहीं होनी चाहिए? क्योंकि प्रेशर में तुम वॉल्यूम तो ऐड नहीं कर सकते ना, सिंपल यूनिट डायमेंशन का लॉजिक है। तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ वी का स्क्वायर, क्योंकि ए बाई वी स्क्वायर लिखा है, शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन होना चाहिए इसका। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर इंटू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का स्क्वायर। सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल लॉजिक इस पर भी यही वाला लगा दो कि वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बी को। तो क्या वॉल्यूम में से तुम मोल सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं ना। तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बी जो है वो सिंपल डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम हो जाएगी। क्लियर? अब तुमसे पूछा है डायमेंशन ऑफ ए बाई बी स्क्वायर, यानी कि डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या है? ये रहा प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इंटू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ बी का स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ बी क्या? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो ए का डायमेंशन वही होगा जो प्रेशर का डायमेंशन होगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे भैया ये डब्बे से क्या बना दिए? तो अगर तुमने यूनिट डायमेंशन पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि इसको हम यूज करते हैं तो सिग्निफाई डायमेंशन। नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अपने आप सिंपल लॉजिक है यार, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। इसके लिए तुम यूनिट डायमेंशन पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। कि सिंपल इस बॉक्स का मतलब है कि मैं ए की डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ए बाई वी स्क्वायर का वैल्यू है पी, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं। बट मैं कह रहा हूँ कि डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ वी का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो डायमेंशन ऑफ पी मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? इस तरीके से हमने डायमेंशन ऑफ ए लिख लिया, डायमेंशन ऑफ बी लिख लिया, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी स्क्वायर करोगे तो प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको ट्वीक करके कुछ और पूछ सकता है, बट ये पूरी इक्वेशन तो मैंने हर साल रिपीट होते देखी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आना चाहिए। और तुम्हें अगर ऐसे सारे पीवाईक्यूज चाहिए इससे पूरे 2020 से 26 तक के, तो कमेंट कर देना पीवाईक्यू शीट, ठीक है। 10 कमेंट आने के बाद मैं तुम्हारे साथ उसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। और टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि तुम्हें सारे डेट, सारे नोट्स इस पर्टिकुलर सीरीज से रिलेटेड और सारे मटेरियल तुम्हें मिलते रहे, ठीक है। और तुम आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आएगा क्वेश्चन 3। A vessel contains 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ वेसल बताना है अपने को। तो इसमें बोल रहा है 16 ग्राम हाइड्रोजन, 128 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है, तो वॉल्यूम बताना है। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना होगा बेसिकली, ठीक है। बट यहाँ पर अपने को क्या क्या गिवन है? देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब प्रेशर अपने को गिवन है, टेम्परेचर अपने को गिवन है। अब ये एसटीपी की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। कई लोग नहीं याद करते, अभी जरूरत पड़ जाएगी, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एसटीपी में प्रेशर होता है तुम्हारा सिंपल 1 एटीएम, और तुम्हारा ये क्या कहते हैं टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिंपल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये होता है। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है, तो पहले तो एन लिखने पड़ेंगे। तो देखो हाइड्रोजन 16 ग्राम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में तो होगा नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। तो H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2 ग्राम, है ना। और 16 ग्राम है, तो मोल्स ऑफ H2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितने हो जाएंगे? 16/2 कर दो भाई, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 8 मोल्स। और ऐसे ही मैं N(O2) लिखना चाहूँ, क्योंकि ऑक्सीजन में O2 के फॉर्म में होगा। O2 का वेट कितना होता है भाई? ऑक्सीजन का होता है 16, O2 का हो जाएगा 32। 32 होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, और 128 से डिवाइड कर दो, 128 डिवाइडेड बाई 32, ये कितना हो जाएगा? 4। तो 4 हो जाएगा। तो एन टोटल कितना हो गया अपने पास? 4, 8 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो अब पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं। तो 1 × 10⁵ इसको पास्कल में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं एटीएम को, ठीक है।
10⁵ से मल्टीप्लाई करते हैं, पास्कल में कन्वर्ट हो जाता है, पता होना चाहिए। इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है, इज इक्वल टू एन हो गया 12, आर की वैल्यू रख लूंगा मैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते थे हम, अगर प्रेशर को मैं 1 ही लिख लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही लिख लो, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू ये ले लूंगा 0.0821, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, अगर एटीएम में प्रेशर ले रहा हूँ तो। एन आर और टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू मैं लिखना चाहूंगा, तो वो हो जाएगी 273 × 12 × 0.0821। सही कर रहा हूँ ना? ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब तुम सॉल्व करोगे तो नियरली आ जाएगी 27 × 10⁴ के बराबर, नियरली। तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। When a gas filled in a closed vessel is heated by raising the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस, its pressure increases by 0.4%। यानी कि ये गैस है, जिसका जब मैं जिसको मैं हीट करके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाता हूँ तो प्रेशर 0.4% बढ़ जाता है। ठीक है, क्लोज्ड वेसल है, यानी कि वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड वेसल में वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा। ठीक है, तो जैसे ही वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट आया तुम्हारे दिमाग में, तो क्या आएगा भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। वी कांस्टेंट बोल दिया, मतलब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि P1/P2 इक्वल टू T1/T2। तो इनिशियली प्रेशर जो भी था, ठीक है, लेट से वो पी था, अपॉन उसको 0.4% से इंक्रीज कर दिया, तो P2 क्या होगा, P प्लस 0.4/100 इंटू पी, यानी कि P इंटू 1 प्लस 0.4/100 क्या होगा, 0.004, है ना? तो ये हो जाएगा 1.004 पी। तो P/1.004 पी ये हो गया। टेम्परेचर पहले था टी लेट से, और फाइनली कितना हो गया, टी से हमने एक और जोड़ दिया, T+1 हो गया। ठीक है, तो ये पी से पी कट जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हो T+1 इक्वल टू 1.004 टी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके इधर करके यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ टी 1.004 - 1, क्योंकि इसको मैं उधर ले जाऊंगा, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी 1/1.004 -1, कितना हो जाएगा, 0.004। ये हटा के मैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1000/4 ये आ जाएगा 250। तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 250 केल्विन। अब ध्यान देना, कभी कभी यहाँ पर बदमाशी करने के लिए इसको डिग्री सेल्सियस में दे देता है, तो कन्वर्ट कर लेना उस केस में। अभी तो केल्विन ही दिया है, तो आंसर 250 हो जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस दिया होता और तुम 250 लगा देता तो तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं, छोटी छोटी चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो दो क्वेश्चंस हैं, मैंने तुम्हें बोला था कि ये ज्यादा रिपीट नहीं होते, बट 2020 और 2021 में पूछे गए थे, तो मैंने कहा तुम्हारे लिए कवर कर देते हैं। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें बोल रहा है, द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन अ स्मॉल एडिशनल प्रेशर डेल्टा पी इज अप्लाइड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इज सेम एज द चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय अ स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब दो अलग अलग प्रोसेस बोल दिए इसने, पहले यहां तक देखो, इस कॉमा से पहले। तो ये बोल रहा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन अ स्मॉल एडिशनल प्रेशर डेल्टा पी इज अप्लाइड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट है ना? इसका मतलब क्या हुआ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यानी कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? तो ये बोल रहा है कि जब हम एडिशनल प्रेशर डेल्टा पी अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम का चेंज आएगा, लेट से डेल्टा वी। ठीक है, और ये डेल्टा वी सेम है जो अगला प्रोसेस दिया है आगे इसके। ठीक है, तो ये डेल्टा वी पहले लिखें कैसे, तो यहाँ से अपने को एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसने मुझे डेल्टा पी और डेल्टा वी का रिलेशन निकालना है, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो मैं लिखूंगा पी डी वी प्लस वी डी पी, चेन रूल, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो अब इसको मैं लिखता हूँ पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा वी की वैल्यू आएगी यहाँ से -v∆p/p। ठीक है, ये वैल्यू मैं अपने पास रख लूंगा। इस क्वेश्चन में मुझे एक पेज की जरूरत पड़ेगी, मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं, इसके आगे की। यहाँ से ये बोल रहा है, इज द सेम एज द चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय अ स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा टी। अब टेम्परेचर को हमने डेल्टा टी से कम किया है एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है क्या, कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना? तो हमें क्या बोल सकते हैं कि क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर मैं लिखूं तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना? तो v की वैल्यू क्या आएगी, NR/P इंटू टी। अब मुझे डेल्टा वी और डेल्टा टी का रिलेशन निकालना है। इसने बोला टी को हम जब डेल्टा टी से चेंज करेंगे तो वॉल्यूम का चेंज डेल्टा वी आएगा। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, ये सारा तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है। तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, dv इक्वल टू NR/P इंटू डी टी।
ये सारा क्यों डिफरेंशिएट नहीं हुआ, ये सारा कांस्टेंट है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट गिवन है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या थे, 300 और 2 एटीएम। ठीक है, 300 केल्विन और 2 एटीएम। चलो, अब दोनों डेल्टा भी इसने बोला सेम है, कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम है और जो बाद वाले प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम है ये सेम है, तो हम लिखेंगे यहाँ से माइनस वी डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू एन आर बाई पी डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया। चलो, अब क्या किया जाए भाई कि अपने को पूछा क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू सी डेल्टा पी। ठीक है, तो लिखते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी, ये पी और पी कट जाएगा, है ना। और मॉड में बोल रहा है तो मॉड ले लो, माइनस प्लस हट जाएगा अपने आप। ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी वी बाय एन आर इंटू डेल्टा पी। ठीक है, ये आएगा। तो अब वी बाय एन आर कहाँ से लाएं भाई, अपने को दिया हुआ है कि 300 केल्विन 2 एटीएम। ठीक है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम नहीं गिवन है, और यहाँ पर तो ये इनिशियल वॉल्यूम की मांग कर रहा है। यहाँ पर क्या किया जाए, तो हम लोग चुपचाप से एक बार पीवी इक्वल टू एनआरटी फिर से लगा देंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी यहाँ पे रखेंगे तो वी बाय एनआर की वैल्यू क्या आएगी भाई, टी बाई पी। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं इस इक्वेशन में कि डेल्टा टी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बाई एनआर की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी टी बाई पी इंटू डेल्टा पी, है ना। तो टी बाई पी की वैल्यू यहाँ से लिख लो भाई, टी है 300 केल्विन गिवन है और पी 2 एटीएम गिवन है, तो 300 बाई 2 कर लोगे, तो 300 बाई 2 कितना हो जाएगा भाई, 150। तो सी की वैल्यू, जो यहाँ से सी की वैल्यू ये पूछ रहा है, दैट केल्विन बाई एटीएम में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगी 150। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो ये 2020 का क्वेश्चन है, इसमें कितनी चीजें, कितना दिमाग लगाना पड़ा, इतनी देर में तुम 2024 के 3 या 4 क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। तो पहले अच्छे क्वेश्चन आते थे, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये अपना अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है for an ideal gas the instantaneous change in pressure P with volume V is given by the equation this dP by dV given है। ठीक है, if P equal to P naught at V equal to 0 the given boundary condition then the maximum temperature 1 mole of gas attain is। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगेन सेम है, वही PV इक्वल टू एनआरटी में तुम्हें कुछ ना कुछ कैलकुलस खेलना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में खेला था। तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ होमवर्क। ठीक है, तो इसे पता भी चल जाएगा कितने लोग इसको कर रहे हैं और यहाँ तक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है और तुम्हें ये क्वेश्चन आया है, तो अगर आंसर आता है तो तुम आंसर कमेंट करना। ठीक है, नहीं आता तो तुम डाउट कमेंट करना विद टाइम स्टैम्प। तो मैं तुम्हारा ये डाउट क्लियर करके तुम्हें टेलीग्राम पे इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। ग्रुप तुमने ऑलरेडी ज्वाइन कर ही लिया होगा। ठीक है, तो ठीक है यार, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ छोड़ता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा रिपीट नहीं होता, बट अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ इसको। ठीक है, चलो, अब आते हैं अपने लास्ट टाइप पर। ठीक है, इसमें बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, इसमें मैंने तुम्हें बोला था कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो मैं कैसे करूं। अब देखते हैं, इसमें बोला टेम्परेचर ऑफ अ गैस हैविंग इतने मॉलिक्यूल्स, है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एन बोल देता हूँ इसको। ठीक है, पर क्यूबिक मीटर, अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो ये एन बाई वी है बेसिकली। ठीक है, और प्रेशर दिया है ये, और ये अपने को यहाँ पे दिया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे दिया है के। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, एन को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, एन ए, एन बाई एन ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से अपन लगाएंगे P इज इक्वल टू एन बाई एन ए इंटू आर टी, और ये V को मैं भी इधर ले गया हूँ ये। ठीक है, अब ये एन बाई वी की वैल्यू अपने को गिवन है भाई, यही तो है ये वाली वैल्यू, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 2 इंटू 10⁻²5। ठीक है, आर बाई एन ए, आर बाई एन ए ही होता है तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये नहीं पता था तो अभी जान लो, आगे इस चैप्टर में भी वैसे मैं तुम्हें बताने वाला था, बट अभी जान लो कि आर बाई एन ए, आर को एन ए से डिवाइड करें क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड किया है तुमने, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो एक और नया कांस्टेंट आता है जो कि है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू तुम्हें यहाँ पर गिवन ही है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो अब इसकी वैल्यू लिख देंगे आर बाई एन ए की, तो ये हो जाएगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अब बचा क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पर कहीं गिवन है क्या, टेम्परेचर ही तो निकालना है, और ये प्रेशर गिवन है 1.38 एटीएम। प्रेशर यहाँ पे लिख लेंगे 1.38 इंटू 10⁻⁵। क्यों, क्योंकि ये एटीएम में गिवन है और अपने को पास्कल में ले आना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जूल पर केल्विन वगैरह में दिया है, स्टैंडर्ड यूनिट ही चल रही है, तो इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पास्कल में अपना आ जाए ये। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो साफ साफ दिख रहा है 1.38 1.38 कट जाएगा, तो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, इससे बचेगा 10 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तो ये आएगी 10⁻⁻5, 10⁻⁵
अपॉन 10 स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल लेफ्ट साइड में बचेगा 10⁻³ क्योंकि 5 है, इधर से 2 और कट जाएगा तो 3 बचेगा, अपॉन यानी कि 1000/2 यानी कि 500 केल्विन। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 500 केल्विन, ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं यार अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो अगला टॉपिक है अपना पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस। अब इससे क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं आते हैं, तुम चाहे तो इसको छोड़ सकते हो, मैंने भी अपने टाइम पे ये थ्योरी छोड़ दी थी। बट एक बार तुम चाहो तो रीडिंग मार लेना इसकी जस्ट ऊपर ऊपर से कि होता क्या है, क्योंकि जो हमने पढ़ा ना, मैंने तुम्हें बोला आइडियल गैस ऐसी गैस इसके लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी वैलिड है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस करने के लिए, तुम्हारे समझने के लिए बेटर है, क्योंकि अब तुम लास्ट के टाइम पे हो, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता आइडियल गैस कहाँ से आई है, ठीक है। बट अगर तुम प्रॉपर बात करोगे तो जो गैस ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो होती है आइडियल गैस। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ये पोस्टुलेट्स। यहाँ से आती है कि जो इनको सेटिस्फाई करे वो होगी तुम्हारी आइडियल गैस। एंड उसके बाद वो आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आई कि इस आइडियल गैस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके गए, जैसे पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके देखा, टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके देखा, वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके देखा, तो वो तीनों तुम्हारे गैस लॉज निकल करके आएंगे। और उन गैस लॉज से एक्स्ट्रापोलेट करके फाइनली हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लेके आएंगे, ठीक है। बट मैंने तुम्हें ऐसा बता दिया क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए इतना पता होना जरूरी है, ये सब पता होना कोई बहुत जरूरी नहीं है, थ्योरेटिकल चीजें चाहो तो तुम एक बार पढ़ लेना, तुम्हारे लिए मैंने मेंशन कर दिया है, पीडीएफ में तुम्हें मिल जाएगा। चलो, अब आते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जो कि है ये। तो अब आता है अपना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाया था कि 30% वेटेज केटीजी का ये कवर करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड्स ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो अब तुम बोलोगे भैया वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड का क्या मतलब हुआ, स्पीड तो एक ही होती है। तो देखो ये अलग अलग टाइप की स्पीड है। अगर तुम एक गैस की बात करो, अगर एक कंटेनर में एक गैस है तो उसके मॉलिक्यूल ऐसे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनकी अपनी अपनी कुछ स्पीड होती है, किसी की पहले की V1, दूसरे की V2, तीसरे की V3, ऐसे सो ऑन। हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी एक स्पीड होगी। तो VRMS का मतलब क्या हुआ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, कि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन VN स्क्वायर डिवाइडेड बाई N कर देंगे, मतलब सबके स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, और इसका अंडर रूट कर देंगे, तो अपने को मिल जाएगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। खैर डेफिनेशन से अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है, मतलब पता होना चाहिए बस। उसके बाद तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला होता है √3RT/M, जिसमें R है तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, और M है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस। यानी कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन है तो उसका 2 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, सिंपल ये है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हम यहाँ पर और यूज करते हैं, √3 KT/m। यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ भैया, तो के है तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, जो अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था, ठीक है, ये तुम्हें प्रॉब्लम में गिवन होगा। और एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट गैस, ठीक है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ये है। अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास यूज करना होगा, तो तुम ये करोगे। अगर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल गिवन है और तुमसे ये पूछे VRMS, तो तुम्हें ये भी गिवन होगा के, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे जब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल गिवन हो, √3 KT/m, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से देख सकते हो, के की वैल्यू होती है R/Na, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखो ध्यान से, 3RT/M था पहले रूट के अंदर, इसको मैं Na/Na से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसे करके, है ना। तो R/Na तो सिंपली के बन जाएगा, तो ये बनेगा थ्री रूट सॉरी एक मिनट √3 KT/m, और इधर Na, तो ये M/Na ही निकल करके स्मॉल m आ जाएगा। ये कैसे आया देखना ध्यान से, जो मोल्ड होते हैं वो होते हैं N/Na, है ना। और आ जाएगा इज इक्वल टू M/M, ऐसा भी लिख सकते हो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये ठीक है। तो अब यहाँ से मैं अगर M/Na की वैल्यू लिखूँ, यहाँ से मैं अगर लिखूँ, तो M/Na तुम्हारा निकल करके आना चाहिए M/n। M/n क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, है ना, क्योंकि टोटल मास डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, M/n ही हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हो गया, तो ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलो, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये मत कंफ्यूज होना कि भैया ये स्मॉल m तो अलग है, M/n को आपने m के बराबर कैसे बोल दिया, तो ये जो m लिखा था यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ फॉर्मूले में, ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। और ये मास ऑफ गिवन सैंपल था, तो इसको चाहो तो m' मान लो, ठीक है। एक काम करो, इसको m' मान लो, ठीक है, और ये M'/n ही बराबर होगा m के, ठीक है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, लिखा हुआ है मैंने, बस यही है। चलो, तो ये हो गया, तो पहला हो गया तुम्हारा ये RMS स्पीड, बस ये फॉर्मूला याद रखो, √3 RT/m या √3 KT/m, जब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल गिवन हो, ठीक है। दूसरा आएगा तुम्हारा V एवरेज। एवरेज क्या होता है भाई, सिंपल V1 प्लस V2 प्लस VN, मतलब सारे की स्पीड ऐड करके डिवाइडेड बाई n कर दिया, एवरेज स्पीड जैसे लिखते हैं, ठीक है, वही हो गया।
और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है √2 RT/m या फिर √2 KT/m। बस वही सेम लॉजिक है, जैसे यहाँ पर कब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और वैसे ही जैसे ये यूज करना है, ये यूज करना है। ठीक है, जब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक। तो ये हो गया वी एवरेज। और तीसरी होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP। इसका क्या मतलब हुआ? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जैसे कि जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड हो। यानी कि देखो n मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल की अपनी अपनी अलग अलग स्पीड है। n में से लेट से सबसे ज्यादा 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो और फिर उसके बाद अगला आया 9 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 1 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल्स 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड से चल रहे हैं दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। तो यहाँ पर हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, जो तुम्हारी होगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के पास वो स्पीड है। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ये होता है स्पीड पोजेस्ड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसका फॉर्मूला होता है √8 RT/πm या फिर √8 KT/πm। तो ये भी याद रखना है। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है। और ये तुम्हें याद है तो तुम 30% क्वेश्चन KTG के बना ले जाओगे। अब ये मैंने तुम्हें पैसे पहले मेंशन कर देना चाहिए था, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि एसटीपी एनटीपी कई बार प्रॉब्लम्स में आ जाता है ना। तो एसटीपी का मतलब होता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm, और एनटीपी में प्रेशर 1 atm ही रहता है बट टेम्परेचर 0 की जगह 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये याद रखना भाई। ये गिवन नहीं भी होगा तो तुम पता चले इसकी चक्कर में तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूट जाए, ये नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि इनमें प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखो, पहला ये है कि वी आर एम एस, वी मोस्ट प्रोबेबल, वी एवरेज का दो गैसेस के लिए सेम स्पीड का रेशियो पूछ लिया। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए आरएमएस का रेशियो पूछ लिया, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए मोस्ट प्रोबेबल का रेशियो पूछ लिया, तो वो है। सेकंड है तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करना होता है, जब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल गिवन होता है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? √3 kBt/m, इस तरीके का। ठीक है। तीसरा है रेशियो ऑफ टू स्पीड्स ऑफ सेम गैस। ठीक है, मतलब एक ही गैस का, पहले ये वाला था कि हमने दो अलग अलग गैसेस की आरएमएस का रेशियो पूछा या दो अलग अलग गैसेस की एवरेज का रेशियो पूछा। ये है जब हम सेम गैस के आरएमएस और एवरेज का रेशियो, जैसे हाइड्रोजन का ही आरएमएस टू एवरेज रेशियो पूछ रहे हैं, तो इस तरीके की चीज हो गई तीसरी कैटेगरी। चौथा है कि अगर तुम्हें सिंपल बस इतना पता हो, तुम्हें अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद है ना, √3 RT/m, बस तुम्हें इतना थोड़ा थोड़ा याद आ जाए कि जो v था ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t था, है ना। कुछ तो था t के बगल, मुझे नहीं याद एवरेज क्या था, आरएमएस क्या था, बस मुझे इतना पता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t था। तो तुम ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अगला है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज VRMS, मतलब किसी गैस को कितनी हीट दें कि उसकी आरएमएस स्पीड इतने से इतने हो जाए। अभी देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन भी, तो ये भी आते हैं। ठीक है, ये थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन हो गए, अभी तक कुछ हिंदी थे। और अगला है ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सीधे सीधे लगाया है जैसे आरएमएस का था। ठीक है। फिर अगला कैटेगरी की वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m होता है। तो ये अगर तुम्हें याद है कि फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता था, √3 RT/m। अब ये क्या है नहीं पता, बट इतना याद है कि वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m होता था यार, जैसे पहले था रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। तो तुम केवल ये रेशियो भी तुम्हें याद है ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, तो भी तुम बहुत सारी प्रॉब्लम कर सकते हो एग्जैक्ट फॉर्मूला ना भी आता हो तो। ठीक है। एंड सिंपल फिर लास्ट यही है कि √t/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये भी यूज आता है कहीं कहीं। तो देखते हैं सारे क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अ सैंपल कंटेन मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है। रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम टू ऑक्सीजन, तो वी आरएमएस ऑफ हीलियम अपॉन वी आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा पूछ रहा है ये। तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, √3 RT/m ऑफ हीलियम अपॉन √3 RT/m ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब ध्यान से देखो कि 3 से 3 तो कट जाएगा, RT से RT कट जाएगा, R कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी सेम ही है क्योंकि सेम मिक्सचर लिया हुआ है ना। तो बस बचेगा क्या? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं V ऑफ हीलियम अपॉन V ऑफ O2 इज इक्वल टू रूट ऑफ M ऑफ O2 अपॉन M ऑफ हीलियम। बस सिंपल ही हो जाएगा। तो अब यहाँ से कर लेते हैं, ऑक्सीजन का मास कितना होगा भाई? 32। और हीलियम का कितना होगा? 4। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 4 8 जा 32, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√2, सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। तो आरएमएस पूछा है और यहाँ पर तुम्हें गिवन क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे दिया है और तुम्हें मास ऑफ वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दे दिया है। ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई? VRMS इज इक्वल टू √3 kBt, के बी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, तो हो जाएगा सिंपल √3 इंटू के बी की वैल्यू क्या गिवन है? 1.4 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर हो जाएगा तुम्हारा 300 केल्विन, क्योंकि 27 डिग्री गिवन है यहाँ पर, है ना। 322। स्मॉल एम की वैल्यू लिखेंगे हम 1.4, सॉरी स्मॉल एम यहाँ पे गिवन है ना, ये 4.6 इंटू 10⁻⁻23।
6 ये हो जाएगा तुम्हारा। अब लिखते हैं इसका आंसर। तो 3 × 300 हो जाएगा 900, 900 का रूट करोगे 30, तो 30 तो पहले बाहर निकाल देते हैं, तो ये निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया, ठीक है। फिर आएगा अपना ये पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, और ऊपर आ जाएगा, ये पूरा ऊपर ले जाते हैं, तो अंदर बचेगा, अंदर ये 26 माइनस 23, तो 10³ बचेगा, तो 1000 हो गया। अपॉन, क्योंकि 26 ऊपर जाएगा, माइनस 23, ठीक है, 1000 अपॉन। अब 14 3 जा 42 होता है, मैं नियरली इसको मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसा, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, वरना सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, नियरली 3 मान लिया मैंने अपने हिसाब से। तो ये आएगा नियरली 30 इंटू रूट ऑफ 333 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो अब याद करें, अगर स्क्वायर देखा जाए तो 16 स्क्वायर 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर, ठीक है, 19, ये कुछ 18 के आसपास आएगा, 17 या 18, ठीक है, 17 ले लोगे अगर, तो नियरली 510 से लेकर के 18 से जब 540 के बीच में कुछ आएगा, ठीक है। 17 या 18 के बीच का रूट है ये, ठीक है। तो 510 से 540 के बीच का कुछ आंसर आना चाहिए, तो अपना ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने ये सारे अप्रोक्सीमेशन कैसे कर लिए भाई, क्योंकि देखो ऑप्शन ऐसे गिवन है, 91, 1260, 27, 523। तो मैं इस तरह के अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे 3 किया, फिर मैंने इसको रूट को अपने आप से मान लिया कि इस तरीके का कुछ आएगा। तो ये सारी ट्रिक्स होती हैं ताकि तुम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और टाइम बचा के मैथ्स में यूज कर पाओ, ठीक है। तो सिंपल 523 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर तुम्हारा मन है कि भाई पूरा सॉल्व करना है, तो करते रहो भाई, रूट निकालते रहो, फिर स्क्वायर रूट, टाइम लगेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एट 300 केल्विन आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज इतने टाइम्स ऑफ इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है। तो बताना है वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट अल्फा प्लस 5 अपॉन अल्फा वी एवरेज। वी आर एम एस का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, √3 RT बाई एम इज इक्वल टू अल्फा प्लस 5 अपॉन अल्फा, ये पूरा रूट में है, मल्टीप्लाई होगा, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा भाई, रूट, मोस्ट प्रोबेबल होता है वो, एवरेज आएगा 2 RT बाई एम, ठीक है, सिंपल। सॉरी, क्या कर रहा हूँ, 8 RT बाई पाई एम, ठीक है, 8 RT बाई पाई एम, ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल। फिर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो मैं लिखूंगा 3 RT बाई एम इज इक्वल टू अल्फा प्लस 5 अपॉन अल्फा 8 RT बाई एम, ठीक है। अब यहाँ से जो जो कट रहा है काट लेते हैं, आर से आर गया, टी से टी गया, एम से एम गया। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये पाई अल्फा को उधर ले जाता हूँ, मैं लिख दूंगा 3 पाई अल्फा इज इक्वल टू 8 अल्फा प्लस 8 × 5 40। तो यहाँ से इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो मैं लिखूंगा 3 पाई अल्फा, 3, या अल्फा कॉमन ले लूंगा, तो 3 पाई - 8 आ जाएगा इधर ले जाने पर, इज इक्वल टू 40, है ना। तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 3 × 22/7, 22/7 कितना हो जाएगा भाई, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 यूज करने को लिखी है, तो 22 × 3 66/7 -8 इज इक्वल टू 40। अब मैं इधर ले जा रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा अल्फा इंटू में 7 एलसीएम लेता हूँ, तो 66 -56, 8 7 56 हो जाता है ना, ये हो गया, इज इक्वल टू 40, है ना। तो यहाँ से आएगा अल्फा इंटू में 10/7 इज इक्वल टू 40, तो ये 0 से 0 चला गया, है ना। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7 × 4 28, तो आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू ही पूछा है ना, बस, सिंपल था। तो ये क्या किया यहाँ पर, सेम गैस का ही आरएमएस और एवरेज कंपेयर करा दिया, तुम्हें देख सकते हो, बस यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज, ठीक है। आरएमएस वेलोसिटी कैसी होती है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अच्छा कई लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लगा देते हैं, तो वी आरएमएस ध्यान रखो, √3 RT/m होती है, यानी कि वी आर एम एस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो कतई नहीं होगा, टी स्क्वायर से भी नहीं है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर √T, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले ये ऑप्शन देख के मत लगा देना कि प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नहीं, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर अलग अलग चीजें हैं। चलो, अच्छा, इस क्वेश्चन में आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज है, जो अभी हम इस वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, बाकी तुम जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए तो इसको कर लेना। इसमें बोल रहा है वेसल कंटेन्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ हीट टू बी ट्रांसफर टू द गैस टू डबल द आरएमएस स्पीड। तो वी आरएमएस क्या होता है भाई, √3 RT/M, ठीक है। अब डबल करना है हीट देके, तो क्या तुम आर चेंज कर सकते हो, नहीं। क्या तुम एम चेंज कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास, नहीं। तो क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। तो अगर मुझे इसको 2x करना है, तो टेम्परेचर को मुझे 4 गुना करना पड़ेगा, तभी तो उसका √2 गुना होगा। तो टेम्परेचर को मुझे टी से चेंज करके 4T करना पड़ेगा।
और एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है हाफ NF/RT, ठीक है, इसमें एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो तुम अभी आगे चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, और ये फॉर्मूला भी तुम अभी आगे पढ़ोगे, यू इक्वल टू हाफ NF/RT वाला, ठीक है। तो यू इनिशियल तुम बोल सकते हो इसकी थी 14 ग्राम, मतलब 1 मोल, नहीं हाफ मोल, हाफ मोल है ना। तो ये हो जाएगा, क्योंकि मास ऑफ नाइट्रोजन 28 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू हाफ, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, नाइट्रोजन N2 यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। कैसे होती है अभी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम अभी बस देख लो। तो हो जाएगा 5 एफ की वैल्यू, आर की वैल्यू हो जाएगी इसके अलावा, ये जो यहाँ से तुम लिख लोगे, और टेम्परेचर होगा टी। यू फाइनल क्या होगा तुम्हारा, हाफ, अगेन मोल सेम रहेंगे, हाफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी 5, ये हो जाएगा आर, और टेम्परेचर की जगह लिख दोगे 40। अब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे तो यही होगी हीट रिक्वायर्ड, जो कि तुम्हें आंसर में चाहिए। और इसका आंसर जो भी आएगा तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, ऑप्शन कमेंट करना विद टाइम स्टैम्प, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने यहाँ तक देखा था और वापस से सीरियसली आंसर किया, ठीक है। अब ये F5 कैसे आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सारी तुम्हें इस वीडियो में आगे अभी जानने को मिलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट STP विल बी, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखो, ये मैं तुम्हें वहां पर थ्योरी में नहीं बताया था, तो कुछ थ्योरी तुम्हें से क्वेश्चन में भी मिलेगी। तो वी ऑफ साउंड का एक फॉर्मूला होता है जो तुम्हें काफी देखने को मिलेगा, वो होता है रूट ओवर गामा RT बाई कैपिटल है, ठीक है। ये होता है साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस का फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें गामा क्या है, एडियाबैटिक कोएफिशिएंट, ठीक है, गामा होता है एडियाबैटिक कोएफिशिएंट, ठीक है, और उसकी वैल्यू जनरली क्वेश्चन में गिवन होती है, जैसे यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में तुमसे जैसे स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट STP पूछ रहा है, तो लिखोगे इज इक्वल टू रूट ओवर गामा की वैल्यू है 1.4, आर की वैल्यू ले लोगे 8.3, टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन, है ना, अपॉन मास कितना हो जाएगा भाई ऑक्सीजन का, 32। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं कि यहाँ से हट के अंदर आ जाएगा 100, ठीक है। कुछ कट कुटा रहा है क्या, हम्म, ये चल जाएगा 7 और 16, इसके बाद नहीं जाएगा। तो 16 वाला तो ये पहले बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, ऐसे ले सकते हैं रूट ओवर 7 × 83 × 273 अपॉन 4, ठीक है। तो यार इसको कैलकुलेट तुम अपने आप कर लेना, अभी इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करेगा। इसका फाइनल आंसर कुछ शायद 315 आता है, ठीक है। तो तुम एक बार सॉल्व कर लेना और कमेंट कर देना क्या आंसर आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना काफी। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट सेम टेम्परेचर, तो वी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वी ऑफ O2, तो ये हो जाएगा भाई वही फॉर्मूला ऊपर, रूट ओवर गामा RT/m ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रूट ओवर गामा RT/m ऑफ ऑक्सीजन। कुछ नहीं करना, सिंपली सब कुछ कट जाएगा, गामा RT वगैरह सब कट जाएगा, ये बचेगा कितना, V ऑफ H2 अपॉन V ऑफ O2 चाहिए अपने को, तो ये हो जाएगा रूट ओवर M ऑफ O2 अपॉन M ऑफ H2, यानी कि रूट ओवर 32/2, 16, तो रूट 16 हो जाएगा 4, तो 4:1 इसका आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the effect of root mean square velocity of oxygen molecules if the temperature is doubled and oxygen molecule dissociated into atomic oxygen? तो टेम्परेचर को तो हमने 2T कर दिया है ना, और ये कह रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, तो O2 से हमने O बना दिया, तो इसका मास था लेट से M इक्वल टू 32, तो ये हो जाएगा इसका मास M/2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सिंपल 16। तो मास आधा कर दिया, टेम्परेचर डबल कर दिया, मास आधा कर दिया। तो अगर तुम्हें ध्यान हो तो V होता था कुछ इस तरीके का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर T/m, है ना, या सीधे फॉर्मूला ही लिख लो 3RT/m, है ना। अब हमने क्या किया, रूट के अंदर वाली चीजों में इस टी को तो डबल कर दिया और इसको कर दिया हाफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, V इक्वल टू रूट ओवर 3RT/m, और ऊपर 2x हो गया, नीचे हाफ हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया अंदर, तो सिंपली क्या हो जाएगा 2 × √3RT/m, रूट को बाहर निकालोगे तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर तुम्हारी स्पीड जो है वो डबल हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन विल बी डबल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं यार अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब आते हैं अपने चैप्टर के अगले पार्ट के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी, और इस पर भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो जो गैसेस हैं वो अंदर उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ वेलोसिटी है, उनका मास तो है ही है, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, बट अगर एक मॉलिक्यूल है और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब वो बस एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ऐसा समझ सकते हो।
वन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हो जाएगा कितना, हाफ के टी, ये इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, जो कि केवल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो ये घटेगा, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, हाफ के टी। अब अगर वन मॉलिक्यूल है बट हमने एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दी है, तो इसी में एफ का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वो हो जाएगा हाफ एफ के टी। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल विथ एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ एफ के टी। ठीक है, अब 1 मोल ले लिया हमने, 1 मॉलिक्यूल की जगह 1 मोल ले लिया, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हो गए भाई, एन मॉलिक्यूल हो गए। तो हम हाफ एफ के टी में एन और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट दैट 1 मोल, जितने भी मॉलिक्यूल उसमें आते हैं। तो के इंटू एन ए क्या होता है, आर होता है, अभी हमने देखा, क्योंकि आर क्या होता है, के सॉरी, के क्या होता है, आर बाई एन ए। एक मिनट, के होता है तुम्हारा आर बाई एन ए, तो के इंटू एन ए क्या हो जाएगा, आर, तो यहाँ पे लिख देंगे ये, तो ये आ जाएगा हाफ एफ आर टी। तो 1 मोल गैस एसोसिएटेड विद एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो गया। और अगर ऐसे ही एन मोल होंगे अपने पास, 1 मोल के बजाय एन मोल्स है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एन एफ आर टी। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एन एफ आर टी। अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है, यही इस गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी भी होगी, है ना। तो यू एज अ फंक्शन ऑफ टी जो होती है, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, और वो डिपेंड किस पर कर रही है, केवल टेम्परेचर पर। ठीक है, अब ऐसा क्यों भाई कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि आइडियल गैस जो होती है ना, उसके पॉस्टुलेट जो वहां पे लिखे थे, वहां पर ये लाइन भी थी, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आइडियल गैस में ना, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं केवल इलास्टिक कोलिजन के थ्रू, जो कि होते हैं वॉल्स के, उसमें क्या कहते हैं, वॉल्स और क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के केवल इलास्टिक कोलिजन होते हैं, तो नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। तो और इसके अलावा इसमें कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है, तो इस वजह से इसकी कोई अपनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, केवल जो वो मूव कर रहे हैं उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी उनकी टोटल इंटरनल एनर्जी के लिए। तो सीधे सीधे वही चीज दिखाई, इन आइडियल गैसेस मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट ओनली थ्रू इलास्टिक कोलिजन एंड देयर इज नो अट्रैक्शन रिपल्शन, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो इंटरनल एनर्जी का केवल एक ही कंपोनेंट होता है, जो कि है काइनेटिक एनर्जी, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, और ये होता है फॉर्मूला, फिर ये कहाँ से आया तुमने देख लिया। चलो, अब आते हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है, जो मैंने तुम्हें बोला यहाँ पर एक ये एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो यहाँ से एफ मल्टीप्लाई करते चल रहा है ना, तो ये एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशंस दैट सिस्टम कैन हैव, मतलब कितने डायरेक्शन में वो मोशन कर सकता है, जितने टाइप के, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे डिफाइन करेंगे अभी देखते हैं। तो 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो पार्टिकल जो है, जो गैस मॉलिक्यूल है, वो 3 तरह के मोशन कर सकता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशनल। तो उस हिसाब से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन होती है, कैसे होती है, लेट्स सी। कोई मोनो एटॉमिक गैस है तुम्हारे पास, मोनो एटॉमिक गैस जिसमें केवल एक ही एटम है, लाइक हीलियम, हीलियम, नियॉन, ठीक है, ये सब हो गए। तो इनका ट्रांसलेशनल, इन इसमें तुम केवल ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हो। ठीक है जी, अगर ये एक ही मॉलिक्यूल है, या तो तुम इसको एक्स एक्सिस पे चला दो इधर इधर, या वाई एक्सिस पे इधर इधर, या जेड एक्सिस पे इधर इधर, तो इसमें केवल ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल है। क्या तुम इसमें कोई रोटेशन कर सकते हो, एक मॉलिक्यूल को क्या रोटेट करोगे, अपनी एक्सिस पे कर सकते हो, बट वो नहीं काउंट हो रहा, बहुत छोटे मॉलिक्यूल है तो इसको रोटेट नहीं कर सकते, इतने छोटे से पार्टिकल को रोटेट कहाँ करोगे, उसके लिए तो तुम्हें कोई एक्सिस चाहिए ना। तो ट्रांसलेशनल मोशन होता है केवल तीनों डायरेक्शन में, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 3, एक्स वाई जेड, 3 डायरेक्शन में कर सकता है। ठीक है, चलो, अब तुम्हारे पास कोई डायटोमिक गैस आ गई, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, इस तरीके का। तो डायटोमिक कैसा है, देखो एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, ये बीच में इनके बॉन्ड हो गया। तो ये भी देखो, 3 ट्रांसलेशनल तो ये भी करेंगे, एक्स में आगे पीछे, वाई में आगे पीछे, जेड में आगे पीछे, ये तो ये भी करेंगे। ठीक है, तो वो 3 ट्रांसलेशनल तो इनके रहने वाले हैं, प्लस इनके पास 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होंगे। इसका मतलब क्या, कि मैं इस जगह से, अगर जैसे ये है तुम्हारा डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक एंड ये है, एक एंड ये है, मैं इधर से पकड़ के ऐसे घुमा सकता हूँ, या इधर से पकड़ के ऐसे घुमा सकता हूँ, 2 रोटेशन के सेंस बन गए। तो 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी डायटोमिक के हो जाएंगे, तो टोटल इसे कितने होंगे, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, यानी कि टोटल 5। ऐसे ही पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं, तो 3 का एग्जांपल ले लेते हैं, 3 से ही सारे पॉलीएटॉमिक के लिए यही रहेगा, कि 3 ट्रांसलेशनल अगेन इसके भी रहेंगे, बट इसके पास अब रोटेशनल 3 है। कैसे, एक इस मॉलिक्यूल के अबाउट घुमा सकते हो, एक इस मॉलिक्यूल के अबाउट घुमा सकते हो, एक इस मॉलिक्यूल के अबाउट घुमा सकते हो, तो 3 रोटेशनल हो गए। तो इस तरीके से सब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल बता सकते हो। अब बात हुई वाइब्रेशनल की, उसका क्या मतलब हुआ अभी देखते हैं। ठीक है, तो एट वेरी हाई टेम्परेचर वाइब्रेशंस अकर, ड्यू टू विच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज आल्सो एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल, और ये जनरली स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो बहुत हाई डिग्री पर वाइब्रेशनल भी हो जाता है। ठीक है, वाइब्रेशंस होते हैं, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसमें ऐड हो सकते हैं, यानी कि मोनोएटॉमिक अगर दिया है और उसमें बोला कि वाइब्रेशन भी है,
तो वाइब्रेशन के जनरली नंबर ऑफ मोड्स बताता है या डिग्री ऑफ फ्रीडम ही बता देता है कि सिंपल 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो तुम बोलोगे 3 तो ट्रांसलेशन होती है और 3 वाइब्रेशनल और हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 6। अगर तुम्हें बोला डायटोमिक है और उसमें 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और है, ठीक है, तो डायटोमिक में तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल तो होती ही है, तो ये 5 तो होंगी, प्लस 2 वाइब्रेशनल और हो जाएंगी, तो टोटल हो जाएंगी 7। ठीक है, तो ये जनरली स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन होता है। जैसे डायटोमिक विद 5 वाइब्रेशनल मोड्स गिवन है, तो 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल तो होगी, प्लस 5 वाइब्रेशनल, 10। अच्छा, एक चीज इसमें और होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे पेज ऐड करके बता देता हूँ तुमको। तो यार ध्यान रखना एक चीज, कभी कभी ऐसे दे देता है कि 6 वाइब्रेशनल मोड्स हैं, ठीक है, 6 वाइब्रेशनल मोड्स हैं, है ना, और लेट्स से मोनो एटॉमिक गैस है ना, मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो देखो मोनो एटॉमिक के तो 3 ट्रांसलेशनल होंगे, रोटेशनल कुछ भी नहीं होगा। 6 वाइब्रेशनल मोड्स का मतलब क्या हुआ, क्या 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करना है, नहीं। 6 वाइब्रेशनल मोड्स यानी कि 12 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 वाइब्रेशनल मोड्स का मतलब है कि 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल, ठीक है। और अगर ऐसा गिवन है 5 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसा यहाँ पर था, ठीक है, तो सीधे सीधे 5 ऐड कर दोगे। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्ड यूज किया हुआ है तो तुम एक्जैक्टली वही नंबर ऐड करोगे, जैसे 5 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सीधे सीधे दे दिया है। बट अगर ऐसा देता है 6 वाइब्रेशनल मोड्स, तो 1 वाइब्रेशनल मोड का मतलब है 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो लिख सकते हो 1 वाइब्रेशनल मोड इज इक्वल टू 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, और इस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज पूछता है कभी कभी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल ने बोल दिया कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वैसे तो तुम काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ एन एफ आर टी से लिखोगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या एफ हम 5 ले सकते हैं जब इसने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी स्पेसिफाई कर दिया। तो अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा अगर तुमने अभी तक सही अच्छे से समझी चीजें, कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5 है, बट 3 ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल है। तो अगर हमें केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो हम रोटेशनल वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे नहीं लेंगे, हम केवल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2 एन आर टी, क्योंकि हमने एफ की वैल्यू यहाँ पे 3 ली है, तो 3/2 के टी हो जाएगा। किसी भी, अब वही यहाँ से फॉर्मूला निकल करके आ गया है कि इस तरीके से तुम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी मॉलिक्यूल बता सकते हो, ठीक है। बस उसमें ध्यान रखो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेना है, ठीक है। चलो, चलो अब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देख लेते हैं इसमें। तो एक तो डायरेक्टली ये पूछता है डायरेक्ट फार्मूला, के इक्वल टू हाफ एन एफ आर टी। दूसरा ये पूछता है टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो वो भी हाफ एन एफ आर टी होती है, वो हो गया। तीसरा ये हो गया कि अम, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा तो हाफ एफ के बी टी, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ा था हाफ के बी टी होता है, और उसके अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हाफ एफ के बी टी। 1 मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, पूरे सैंपल की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। चौथा आ जाएगा रेशियो प्रॉब्लम, वही सिंपल, दो गैसेस का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। पांचवा है एक मूविंग कंटेनर का प्रॉब्लम, कि एक कंटेनर चल रहा था एकदम से रोक दिया तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वगैरह आया, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो ये है। और छठा है कि दो तीन गैसेस का मिक्सचर होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी होती है, तो वो देखेंगे। तो ये 6 टाइप्स है, देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यार, इसमें बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -78 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज के। तो पहले के थी जो कि हो जाएगी कितनी, हाफ एन एफ आर टी के बराबर। अब ये बोल रहा है कि टेम्परेचर एट विच द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस बिकम्स 2k। तो के फाइनल हो जाए 2k के बराबर, है ना, यानी कि हमें इसको डबल करना है, 2x करना है। तो क्या हम मोल्स चेंज कर सकते हैं, नहीं। क्या हम गैस, सेम गैस की बात कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चेंज नहीं हो सकता सेम गैस का, आर तो कांस्टेंट है ही। तो टेम्परेचर को ही चेंज कर सकते हैं, अगर इसको 2x करना है तो टेम्परेचर को भी हमें 2x करना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी डबल करनी है तो हमें सिंपल सिंपल टेम्परेचर डबल करना है। तो पहले टेम्परेचर क्या था, टी इनिशियल, -78 डिग्री सेल्सियस। तो कई लोग क्या करेंगे, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे, जो कि हो जाएगा -156, जो कि गलत है। खैर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, कर दिया होता तो कई लोग इसमें बढ़िया नेगेटिव कराते। बट इसको केल्विन में कन्वर्ट करो पहले, 273 - 78 कितना हो जाएगा, 195 केल्विन, ठीक है। तो टी फाइनल कितना होगा, 195 इंटू 2 कर देंगे, 19 टू 38, तो 380 प्लस 5 390 केल्विन। इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो -273 कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ से 2 में से 2 गया, सॉरी सॉरी, 3 में से 2 गया 1, तो 117 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 8 मोल्स आर्गन, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर टी।
निग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड, मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। तो यू टोटल हो जाएगा यू ऑफ आर्गन प्लस यू ऑफ ऑक्सीजन, तो दोनों की इंटरनल एनर्जी को ऐड कर दो तो वो टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो यू ऑफ आर्गन कितनी होगी, हाफ इंटू आर्गन के मोल्स कितने हैं 8, है ना, इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आर्गन। आर्गन कैसा मॉलिक्यूल है भाई, मोनो एटॉमिक। तो इसमें केवल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, जो कि तीनों ट्रांसलेशनल होंगे, रोटेशनल इसमें होगा नहीं, वाइब्रेशन हमने पहले ही बता दिया कि नहीं है। तो हाफ एन एफ आर टी प्लस O2 की बात करें, हाफ ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं 6, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी जाएगी O2, ऑक्सीजन हो जाएगा O2 डायटोमिक। तो वाइब्रेशन नहीं है, बट 3 रोटेशनल 2 ट्रांसले सॉरी 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, तो हो जाएंगे 5 आर टी। तो ये बनेगा, तो ये बनेगा, ये कट जाएगा 4, तो ये बनेगा 12 आर टी प्लस ये 3 से कटेगा 15 आर टी। तो ये तुम्हारा टोटल बन जाएगा 27 आर टी के बराबर। तो ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल इतना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, ठीक है, एट टेम्परेचर कितना, तो 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको 1.6 इंटू 10 पावर -19 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गई जूल में, ठीक है, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी इन जूल, ठीक है, ऑफ अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बता रहा है ये। तो एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एफ के बी टी, है ना, क्योंकि मोनोएटॉमिक है तो हाफ एफ के बी टी होती है वैसे तो यहाँ से अपन एफ की वैल्यू रखेंगे। एफ की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कितनी, क्योंकि मोनोएटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3। के बी की वैल्यू तुम्हें ये गिवन है 1.38 इंटू 10 पावर -23, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, टेम्परेचर ही निकालना है, ठीक है, तो टेम्परेचर आएगा तुम्हारा 0.414 इंटू 2 इंटू 1.6, ये 2 उधर ले गए हैं, इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 अपॉन 3 इंटू 1.38 इंटू 10 रेज टू दी पावर -23, ये बनेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, है ना। आ, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ कटेगा क्या कुछ कहीं पे, 3 × 1 = 3, 1 3 9, हाँ 3 से ये कट जाएगा ना, 3 × 1 = 3, है ना, और 1 और 0, 3 3 × 9, 10 11 2, 3 8 24, 0.138 और 1.38, तो ये हो जाएगा 10 से चला जाएगा सीधे सीधे, सिंपल, है ना। अब बहुत आसान हो गया। तो ये बनेगा 2 इंटू 1.6 बन जाएगा 3.2 इंटू 10 to the power -19, और नीचे से आ जाएगा +23, और ये एक 10 और है तो -1, तो 10³ तो 3.2 इंटू 10 to the power 3, यानी कि 3200 इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो 3200 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्लास्क कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1 बाई मास, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस। रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, हाफ एफ के बी टी, है ना, ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो हमें क्या निकालना है, के ऑफ हाइड्रोजन अपॉन के ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, एफ ऑफ हाइड्रोजन क्या है, डायटोमिक है ना, तो 1 ही रहेगा, और के बी और टेम्परेचर भी टी ही रहेगा, सेम ही है, और इसके लिए भी हाफ, और के बी इसके लिए भी, क्योंकि डायटोमिक ही है के बी और टी, तो ये सॉरी दोनों डायटोमिक है ना, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, और इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रेशियो लोगे तो सिंपल 1 आ जाएगा, तो क्योंकि दोनों के डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम है, दोनों के लिए के भी तो कांस्टेंट है ही, और टेम्परेचर भी दोनों के लिए सेम ही है, तो 1:1 ही हो जाएगा। ये डिफरेंट कब होता है, जब ये ऐसा कुछ लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह हीलियम ले लेते हैं अगर, तो एक मोनोएटॉमिक एक डायटोमिक हो जाता, तो मोनोएटॉमिक का यहाँ पर आता 3 और डायटोमिक का यहाँ पर आता 5, तो रेशियो बन जाता 3:5। बट क्योंकि दोनों ही डायटोमिक हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये मास जो है जबरदस्ती बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, तो अगर किसी को ये फॉर्मूला ढंग से नहीं आता तो वो गड़बड़ कर सकता है, वो हाफ NFRT लगाता तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वगैरह करने लगता, वो सब करने का कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्चुअली एकदम सही चलना है अपने को, कि यहाँ पर बोला है कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, तो एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो एक मॉलिक्यूल का यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
मोनोटॉमिक गैस ऑफ मास 4u इज केप्ट इन एन इंसुलेटेड कंटेनर। तो एक 4u मास की मोनोटॉमिक गैस है जो कि एक इंसुलेटेड कंटेनर में रखी गई है। कंटेनर 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इफ कंटेनर इज सडनली स्टॉप देन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो इस तरीके का एक कंटेनर है जिसमें इस तरीके की क्लोज कंटेनर मान लो यार, ठीक है, इसको हटाओ। अरे यार, इसमें गैस है 4u मास की जो कि इस तरीके से 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ना। और कंटेनर जो है एकदम से रोक दिया जाता है तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस कितना होगा। ठीक है भाई। तो के इनिशियल इसका था हाफ इंटू मास हो जाएगा इसका 4, है ना, इंटू वी स्क्वायर, तो 30 इंटू 30, हाफ एम वी स्क्वायर किया है मैंने सिंपल। तो ये कितना आएगा भाई, 900 इंटू 2 1800। ठीक है, 1800 जूल ये आ जाएगी। और के फाइनल हो गया इसका 0। तो डेल्टा के कितना हुआ भाई, 1800 का, है ना। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, तो हाफ एन एफ आर डेल्टा टी के बराबर कर सकते हैं इसको, क्योंकि के इक्वल टू हाफ एन एफ आर टी होता है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ उससे क्या चेंज होगा, केवल टेम्परेचर चेंज होगा। तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, हाफ एन एफ आर डेल्टा टी, वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, इससे। ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 इंटू 2 अपॉन एन एफ आर। तो मोल्स कितने हैं, ठीक है, तो मोल इसमें हम 1 मान लेंगे, कुछ गिवन नहीं है तो 1 मोल ऑफ गैस ही है, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा तुम्हारा सिंपली 3। और आर लिख लो, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो वही निकालना था अपने को, तो ये एन एफ आर ही है, ठीक है, ये हो गया। तो ये आ जाएगा 1800 इंटू 2 3600/3, यानी कि 1200। एक मिनट, ये ऐसा लिख सकते हो, 3600/3 आर, ऐसा आएगा ना ये निकल करके। तो x/3 आर पूछा है, तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ से सिंपल 3600 हो जाएगी, ये आंसर होगा। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं यार। जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है, क्लोज वेसल कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक आइडियल गैस एट 200 केल्विन, 0.05 मोल ऑफ द सेम गैस एंड 400 केल्विन इज एडेड टू इट। तो एक गैस थी जिसका 0.1 मोल था और 200 केल्विन पर था, उसमें हमने एक गैस ऐड करी 0.05 मोल, सेम गैस है बट 400 केल्विन पर है। अब इसके बाद इक्विलिब्रियम पर आएंगे, दो सेम गैस के दो अलग अलग सैंपल हैं, एक में 0.1 मोल है, एक में 0.05 मोल है, दोनों को साथ में ऐड किया है। तो एक कॉमन टेम्परेचर पर आएंगे, पहले एक 200 पर है एक 400 पर है, तो कॉमन टेम्परेचर पर आएंगे, वही कॉमन टेम्परेचर इनसे पूछ रहा है। तो सिंपल क्या है, इंटरनल एनर्जी कंजर्व करा दो। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इंटरनल एनर्जी कंजर्व करा दो, है ना। मतलब कैसे करें, तो यू इनिशियल क्या होगा, तो पहले पहली गैस का लिखते हैं, तो वो होगी हाफ इंटू इसके मोल्स कितने हैं, 0.1, मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3, है ना। आर रख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है, 200, ठीक है। प्लस दूसरी गैस भी है इसमें, तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू इसका मोल कितना है, 0.05, इंटू इस अगेन सेम गैस है तो वही 3 हो जाएगा मोनोटॉमिक, आर, और टेम्परेचर हो जाएगा इसका 400। ठीक है, यू फाइनल कितना होगा, तो ये हो जाएगा हाफ, टोटल मोल कितने होंगे दोनों को जोड़ करके, 0.1 प्लस 0.05, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, है ना, इंटू आर, है ना, और टेम्परेचर हो जाएगा कुछ, लेट से टेम्परेचर टी। ठीक है, ये टेम्परेचर टी अपने को निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो अब u इनिशियल इक्वल टू u फाइनल होना है, ठीक है, इन दोनों को इक्वल होना है। तो इक्वल होने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं ना, पहले u इनिशियल में कुछ कुछ कॉमन ले लेते हैं, हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 3 r, है ना, इतना कॉमन ले लिया मैंने। तो अंदर जाएगा 200 इंटू 0.1 यानी कि 20, यहाँ से प्लस हाफ इंटू 3r कॉमन है, तो 400 इंटू 0.05 अगेन 20, है ना, इज इक्वल टू हाफ इंटू 3r इधर भी है u फाइनल में, अंदर कितना बचेगा भाई, 0.1 प्लस 0.05 0.15 ये बचेगा। अब जो जो है काट दो कॉमन, हाफ से हाफ काट दो, 3r से 3r काट दो, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 40 बराबर 0.15 t। तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू लिख सकते हैं अपन, है ना, 40/0.15, तो ये हटाएंगे यहाँ पे 100 करेंगे, तो अब सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 4000/15, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 266.66 के आसपास, है ना, ये आएगा
तो इसका आंसर यहाँ पे तुम लिख दोगे 267, क्योंकि 266.66 आ रहा है। अब इसमें कई जगह आंसर 266 भी दे दिया है, तो वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो 266.66 को तुम राउंड करोगे तो 2.266 पॉइंट सॉरी, एक मिनट लिख देता हूँ यहाँ पे। इस 266.66 को अगर तुम राउंड ऑफ करोगे तो ये 267 ही आना चाहिए। तो 266 गलत है, बट कई जगह वो भी मेंशन है, तो देख लेना, आंसर इसका 267 ही होगा। अब आते हैं आगे। अब हमने यहाँ पर दो टॉपिक एक साथ पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो हमने ऊपर अभी देख लिया काइनेटिक एनर्जी का। तो पहला तो ये है कि एफ ट्रांसलेशनल एफ रोटेशनल पूछ लेता है ना, सिंपल। बस पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी किसकी कितनी होती है, किस तरह के मॉलिक्यूल की, डायटोमिक, मोनोटोमिक, पॉलीएटॉमिक की। दूसरा वाइब्रेशनल मोड गिवन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेगा, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया। और तीसरा एक फॉर्मूला होता है गामा इक्वल टू 1+2/f। तो ये गामा क्या है, एडियाबेटिक कोएफिशिएंट है, और इसका एक फॉर्मूला होता है 1+2/f। तो अगर कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है तो तुमसे गामा पूछ रहा है, तो गामा इक्वल टू 1+2/f से तुम बता सकते हो। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में, जो कि तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आएगी, तो उसमें ये गामा की हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो देख लेते हैं इसको फटाक से। पहला क्वेश्चन ये है, फ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये किसका होता है भाई, मोनोटॉमिक का। तो ए का तो 1 हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही खारिज हो गए। अब बी का सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बी बोल रहा है 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, ये होता है डायटोमिक का। अब डायटोमिक में तुम देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है रिजिड डायटोमिक, एक है नॉन रिजिड डायटोमिक। तो रिजिड का मतलब है कि उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, नॉन रिजिड होता तो उसमें कुछ वाइब्रेशन होता। तो सिंपल है कि इसमें वाइब्रेशनल नहीं दे रहा है, तो ये रिजिड के लिए ही बात कर रहा है, तो बी का हो जाएगा 3, तो ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फिर सी देख सकते हो, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, एक मिनट, हाँ, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल। तो ये कब है, ये नॉन रिजिड में होगा, ठीक है, वाइब्रेशनल भी आ गया, ठीक है। तो सी का हो जाना चाहिए 4, ये भी ठीक है। और डी क्या है, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल एंड मोर देन 1 वाइब्रेशनल, तो ये हो जाएगा पॉलीएटॉमिक, बस यही है। चलो, अगला आता है ये, करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड गामा। ठीक है, तो बस मैंने तो बताया था गामा इक्वल टू 1+2/f होता है, तो यहाँ से लिख सकते हो गामा -1 इक्वल टू 2/f, तो f इक्वल टू 2/गामा-1। तो ये सिंपल सा फार्मूला बेस्ड ही पूछ लिया था। ये फार्मूला आता कहाँ से है, ये तुम्हें मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो 2/गामा-1 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा, अब पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस है 24 वाइब्रेशनल मोड, तो गामा की वैल्यू बताओ। तो गामा की वैल्यू बतानी है, पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझेंगे। तो पॉलीएटॉमिक है, तो 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल प्लस 24 वाइब्रेशनल मोड नहीं, यानी कि मतलब क्या हुआ, 48 रोटेशनल हो जाएगी, सॉरी 48 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, 24 × 2। तो टोटल कितनी आई, 48 और 6 54 आ गई। तो गामा कितना आएगा, 1+2/f इज इक्वल टू 1+2/54। तो ये आ जाएगा ये 27 कर लो, 1/27, तो ये आ जाएगा 28/27, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 1.03 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो अगला टॉपिक है हमारा मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इस पे भी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली मतलब थोड़ा सा इसका तुम्हें पता होना चाहिए, तो मैंने इसलिए कहा ले लेते हैं इसको भी। तो ये बेसिकली एक कर्व है जिसमें हम कर्व बनाते हैं एफ और वी के बीच में। वी क्या है, स्पीड की बात हो रही है, एफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग विद पर्टिकुलर स्पीड। तो जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो ये जो स्पीड आएगी, ये कुछ स्पीड होगी, लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी है, कुछ स्पीड है। उस स्पीड पर कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज दिस एफ, ठीक है। तो ये बता रहा है ये। तो अगर मैं इस तरीके का कर्व बनाता हूँ, मैक्सवेल ने जो इसको ड्रॉ किया था, तो ये इस तरीके का कर्व बन के आता है किसी भी गैस के लिए, इस तरीके का, ठीक है। तो अब इसमें देख सकते हो एक पीक आती है ना। तो जो ये पीक है, ये क्या बता रही है कि इसमें मैक्सिमम फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब यहाँ पर जो स्पीड है ये वाली, इस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये कौन सी स्पीड होती थी, अभी हमने पढ़ा था, ये होती थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये हो गई तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर इससे थोड़ा आगे तुम्हारी आती है एवरेज स्पीड, फिर उसके थोड़ा आगे आती है वीआरएमएस। ये मैंने कैसे बता दिया, क्योंकि हमने देखा था ना कि जो हमारा वी एम पी होती थी, वो होती थी √2 RT/m, ये होती थी एवरेज √8 RT/πm, है ना। और ये होती थी √3 RT/m। तो अपने आप समझ में आ रहा है कि इनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो 2 है, मतलब ये 2 × √RT/m, √2 सॉरी, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन है √RT/πm से, ये देख सकते हो। बेसिकली √2 है, बट 2 बोल लो अंदर, रूट के अंदर। यहाँ पर 8/पाई, 8/पाई मतलब 8/3.14, यानी कि 6.28 से तो ज्यादा है, और 3 पाई से कम है। तो 8 2 पाई से ज्यादा है, 3 पाई से कम है, इसका मतलब ये कुछ हो जाएगा 2 से 3 के बीच में, ग्रेटर देन
ये हो जाएगा बेसिकली 2 से 3 के बीच में कुछ वैल्यू, और ये है सिंपल 3। तो इस तरीके से तुम बता सकते हो कि सबसे पहले वी एम पी आएगा, फिर वी एवरेज, और फिर वी आर एम एस। अब बात करते हैं ये दूसरा कर्व क्या बना है। लेट से इसी गैस के लिए मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, पहले T1 था अब T2 कर दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मुझे क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये कर्व थोड़ा सा ऐसे फ्लैटन हो जाएगा, है ना। तो होगा क्या कि कर्व पहले तो इसकी पीक डाउन हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स थे, फ्रैक्शन जो इसमें ज्यादा थे, इसमें थोड़े कम हो जाएंगे। यानी कि जब टेम्परेचर T1 था तो 10 मॉलिक्यूल अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चल रहे थे, तो T2 कर दिया तो 8 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो कम हो जाएंगे, ठीक है। बट ये फ्लैटन हो जाएगा। फ्लैटन का मतलब क्या है कि नियर टू, अगर मैं बात करूं कि इसके नियर, मतलब जैसे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाली जो स्पीड है, उसके नियर की जो स्पीड होंगी, है ना, उस पर चलने वाले फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि नियर टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाएंगे, बट ओवरऑल मोस्ट प्रोबेबल पर चलने वाले कम हो जाएंगे। ये फ्लैटन हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, बस यही इसमें देखने को मिलता है। और उसके बाद ये सारी स्पीडें तो बढ़ी जाएंगी अपने आप, क्योंकि इसका मोस्ट प्रोबेबल यहाँ आएगा, फिर एवरेज यहाँ आएगा, आरएमएस यहाँ आएगा, वो तो दिख ही रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो यही मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। एक सेकेंड। पहली बात तो ये हो गई कि आरएमएस सबसे ज्यादा होती है, फिर एवरेज होती है, फिर मोस्ट प्रोबेबल होती है, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ, एफ मैक्स घट गया, मतलब जिस मॉलिक्यूल जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यूएमपी पे ट्रैवल कर रहे थे, वो घट गए, ठीक है। कर्व फ्लैट हो गया, इसका मतलब नियर टू यूएमपी जो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे थे, है ना। यानी कि जैसे अगर यूएमपी 3 है, तो 3.1, मतलब 2.9 से 3.1 के बीच में ट्रैवल करने वाले मॉलिक्यूल जो पहले थे उससे अब ज्यादा हो गए, तो उसके आसपास ज्यादा चलना है। बट ओवरऑल जो यूएमपी यानी कि 3 पर चलने वाले मॉलिक्यूल थे वो कम हो गए, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। और तीसरा ये है कि वी एम पी, वी एवरेज और वी आर एम एस तीनों बढ़ गए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार बस समझाना जरूरी था। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोग जनरली छोड़ देते हैं, बट इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। मीन फ्री पाथ और सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम इसके भी क्वेश्चंस कर ले जाओगे। तो मीन फ्री पाथ को लैम्डा से हम डिनोट करते हैं, और मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। अब पहले समझ लेते हैं भाई मीन फ्री पाथ है क्या। तुम्हें फॉर्मूला रट लोगे, तुम क्वेश्चन कर लोगे, बट मतलब भी समझ लो एक बार कि इस तरीके का, अगर हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल का सैंपल है, देखना ध्यान से, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास एक सैंपल है जिसमें अंदर ऐसे इस तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, लेट से पहले इससे कोलाइड किया, फिर इससे कोलाइड किया, इसके बीच में दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस चला, दैट इज मीन फ्री पाथ। मतलब क्या हुआ, एंड एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो दो कोलिजन के बीच में जो वो पार्टिकल चला है, दैट इज मीन फ्री पाथ। ये होता है इसका कॉन्सेप्चुअली मतलब, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन भी वैसे तो कराया जा सकता है, बट अभी करने का कोई फायदा नहीं है, जेई मेन में तुमसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ना तुम्हें यूज है। इसका फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। अगर तुम ये केवल ये फॉर्मूला रट लेते हो तो तुम मीन फ्री पाथ के सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो 1/√2 तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये। अगर कहीं क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम दोनों दिया है, तो तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मत रख देना यहाँ पे। एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एन बाई वी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में अगर ऐसे ही गिवन है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो सीधे सीधे रख दोगे। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन गिवन है और वॉल्यूम वी गिवन है, तो ये एन का मतलब क्या है, कैपिटल एन बाई वी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे विद वॉल्यूम। ये हो गया। और डी स्क्वायर में डी का क्या मतलब है, डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल का डायमीटर, ये भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक दो चीजें और होती हैं। एक पूछता है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो डिस्टेंस तो ये है ही अपना, अपॉन एवरेज स्पीड से डिवाइड कर दो तो तुम्हें एवरेज टाइम मिल जाएगा। तो वही किया है, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर अपॉन वी एवरेज, तो ये आ जाएगा 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर वी एवरेज। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है, वही मीन फ्री बात। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। अब ये नहीं पूछता, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड, है ना। तो मतलब दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसी का वन अपॉन टाइम, उसी का रेसिप्रोकल ले लो तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, यही टाइम को मतलब बेसिकली 1/t कर दोगे, तो वो आता है √2 पाई एन डी स्क्वायर इंटू वी एवरेज। तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ध्यान रखना भाई, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हुई, √2 पाई एन डी स्क्वायर वी एवरेज, ठीक है। और मीन फ्री पाथ क्या है, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। ये याद कर लो तो तुम काफी सारे क्वेश्चंस कर पाओगे।
अब चलो इसमें देखते हैं प्रॉब्लम्स कैसे पूछता है। पहले तो यही पूछेगा डायरेक्टली फार्मूला लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, और दूसरा पूछता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, √2 पाई एन डी स्क्वायर इंटू वी एवरेज। चलो तीसरा है ये, मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी होते क्या है, इसका मतलब पता होना चाहिए। जो मैंने तुम्हें बता दिया, मीन फ्री पाथ क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, दो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। वो कैसे निकालोगे, दो कोलिजन के बीच का टाइम निकाल लो और उसी टाइम का रेसिप्रोकल ले लो तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और चौथा है तुम्हारा मीन फ्री टाइम। वही है मीन फ्री टाइम, मतलब दो कोलिजन के बीच की लेने वाला टाइम, यानी कि मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाई एवरेज स्पीड, यानी कि 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर वी एवरेज। तो चारों चीजें पूछ लेता है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। बोल रहा है कि इफ n इज द नंबर डेंसिटी एंड d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। नंबर डेंसिटी क्या है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही है, ठीक है, नंबर डेंसिटी उसी को बोलते हैं। देन द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि मीन फ्री पाथ, सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया। तो क्या होता है, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। यही है, ऑप्शन ए करेक्ट। बस यही सिंपल फॉर्मूला आता था, तुम क्वेश्चन कर सकते थे, 4 नंबर फ्री के हैं। Second, if the collision frequency of hydrogen molecules in a closed chamber at 27 degree is z, then the collision frequency of the same system at 127 degree। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखा था, होती है √2 पाई एन डी स्क्वायर इंटू वी एवरेज। अगर ये नहीं याद आ रहा तो तुम्हें ये मीन फ्री पाथ याद होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी तो क्या लिखोगे, मीन फ्री, जो कोलिजन के बीच का टाइम होगा उसको लिखोगे 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर अपॉन वी एवरेज। तो ये सिंपली हो जाएगा 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर वी एवरेज, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसी का रेसिप्रोकल 1/t हो जाएगा। तो ये अगर नहीं आ रहा तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बट ये याद ही कर लो, ठीक है, ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि अगर हम इसका टेम्परेचर 27 डिग्री से 127 कर दें तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा। लेट्स इसको जेड बोल रहा है। तो टेम्परेचर 27 डिग्री था, यानी कि केल्विन में लिखें तो 300 केल्विन, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, 400 केल्विन कर दिया। तो क्या चेंज होगा, तो देखो ध्यान से, कोलिजन फ्रीक्वेंसी में टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस है। तो ये तो डिपेंड कर नहीं रहा है, एन चेंज होगा नहीं, डी चेंज होगा नहीं। वी एवरेज, वी एवरेज क्या होता है, √2 RT बाय, सॉरी, 8 RT/πm होता है, ठीक है, ये होता है। तो वी एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t है, इतना पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला नहीं भी पता कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t है। तो हम बोल सकते हैं कि z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t हो जाएगा, है ना, क्योंकि f को ही z बोल रहा है ना। तो z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t हो जाएगा, है ना। चलो तो हम बोल सकते हैं कि z अपॉन z फाइनल को मैं बोल देता हूँ z डैश, ठीक है, जो बाद में कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, इज इक्वल टू रूट ऑफ टेम्परेचर पहले कितना था 300 अपॉन रूट ऑफ 400। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि z डैश की वैल्यू हो जाएगी √400/300, 4/3 लिख दूँ इंटू जेड। और √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो मैं लिख सकता हूँ 2z/√3। तो ये आ जाना चाहिए। तो 2z/√3 कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल रेशियो पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने बोला है एन आइडियल गैस इज इन अ क्लोज चेंबर इज स्लोली हीटेड एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज करेगा। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। क्या टेम्परेचर पर ये डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो क्या इस पे टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। मीन कोलिजन टाइम बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, ऐसा बोल रहा है। तो टाइम क्या होगा, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, लेकिन अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा वी एवरेज, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, मतलब ये वी एवरेज भी बढ़ रहा है, क्योंकि वी एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t होता है। और अगर ये बढ़ रहा है तो ये टी क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो सही बात है कि अगर हम टेम्परेचर को स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं तो मीन कोलिजन टाइम जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। तो बी बात तो एकदम सही हो गई। चलो, मीन फ्री पाथ रिमेन्स अनचेंज, ये बात भी सही हो गई क्योंकि देख ही लिया, है ना। तो बी और सी सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट। और मीन कोलिजन टाइम रिमेन्स अनचेंज, ये गलत है, जो कि दिख ही गया। बस यही है, सिंपल डेफिनेशन पर पूछा है। आखिरी क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है द प्लॉट दैट डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द मीन फ्री टाइम टी फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज। तो टी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बोला है। तो टी क्या होता है भाई, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर वी एवरेज हो जाएगा, है ना। तो √8 RT/πm। तो देख सकते हो कि टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √t आ रहा है, ऐसा।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√t भी बोल सकते हो। तो क्या ये फिगर सही है? नहीं। t और 1/√t के बीच में स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो t और 1/√t के बीच में स्ट्रेट लाइन है, ये एकदम सही लग रहा है। ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, बस यही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल। अब इसके बाद तुम्हारा एक टॉपिक इसमें और होता है सीपी और सीवी के बारे में, यानी कि ये सीपी सीवी क्या है कि ये है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट्स एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। इन्हीं का रेशियो होता है गामा, फिर यहाँ से ये फॉर्मूला आता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम कवर करेंगे इन थर्मोडायनेमिक्स, जिसको तुम इस पार्ट को बेसिकली तुम काइनेटिक में भी मान सकते हो, थर्मो में भी मान सकते हो। बुक्स में दोनों में भी दिया होता है तो रिपीट हो रहा होता है, बट हम इसको थर्मो में कल करेंगे तो ये वहां पर कवर हो जाएगा। और इसी के साथ तुम्हारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स सब, सॉरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सब कंप्लीट होता है। तो अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अब तुम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कोई भी क्वेश्चन इजीली जेईई मेन का सॉल्व कर सकते हो, मतलब मोस्टली 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद तुम्हें तीन चीज़ें करनी है। पहला, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है और अपने 2-3 दोस्तों के साथ एटलीस्ट शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। दूसरा, तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप पे तुम आपस में डिस्कस कर सकते हो इस पूरे मटेरियल से रिलेटेड जो हमने अभी वीडियो में कवर किया है, और मेरे से भी डाउट पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें इसके पीडीएफ नोट्स और आगे अगर पीवाईक्यू मटेरियल के लिए मुझे इनफ कमेंट्स मिलते हैं तो तुम्हें पीवाईक्यू भी मिलेंगे वहां पर। ठीक है। और तीसरा, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहां पर भी मैं तुम्हें काफी वैल्यूएबल इंसाइट्स वगैरह देते रहता हूँ, और वहां पर मैं तुम्हारे डाउट्स को डायरेक्टली आंसर कर सकता हूँ अगर तुम डीएम करते हो तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, जो कि थर्मल फिजिक्स का सबसे बड़ा पार्ट है, जो कि अप्रॉक्स 50% ऑफ थर्मल फिजिक्स कवर करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।